स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पर। मैं आज आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जिसमें से एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट है उसको मैं गेस किया हूं और उसके पश्चात मैं बता रहा हूं। इसको बहुत अच्छा से ध्यान से सुनेंगे और इसको याद करके रखेंगे। पॉइंट इसमें बहुत है परंतु जो भी इम्पोर्टेंट है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला है आज का जो है वह है सिपाही विद्रोह। ठीक है ना। तो उदयमान ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सैनिक तथा देशी राजाओं ने विद्रोह कर दुनिया वालों का यह दिखाया कि भारतवासियों में साहस, आत्मगौरव, कर्तव्य परायणता, कार्यकुशलता एवं जीवन शक्ति की कमी नहीं थी और वे निर्भीक होकर के विदेशी शक्ति का सामना कर सकते थे। यद्यपि 1857 की यह क्रांति विफल रही परंतु राष्ट्रीय आंदोलन पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। साथ ही 1857 के सिपाही विद्रोह ने भावी देशभक्त और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अस्थायी प्रेरणा देने का सफल कार्य किया। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि ये क्या होगा, इसके पश्चात क्या हुआ, सो दिया हुआ है। तो सिपाही विद्रोह ऐसे क्यों हुआ था तो आप लोगों को पता ही है। ये इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज जो है वो उसके पास तो ज़्यादा जनसंख्या था ही नहीं। जो भी सिपाही या ऊंचे वर्ग के लोग होते थे उसको सिपाही या छोटे पद मतलब अंग्रेज सब दे दिया करते थे, जिससे क्या है उसमें हिंदू मुस्लिम सारे के सारे थे। तो उसमें बहुत से तत्कालीन कारण में है कि बहुत से कारण है जिसमें से एक गोली निकलता है जिसको मुंह से चमड़े का लगा हुआ आता है तो उसको निकालने के लिए और उसके पश्चात उसको यूज किया जाता है। ऐसे कुछ वहाँ पर था। उसके पश्चात क्या हुआ कि उसमें अफवाह फैला दिया कि देखिए ये जो है ना ये गाय की चमड़ी का बना हुआ होता है और दूसरे तरफ ये भी अफवाह उठा कि ये सुअर का बना हुआ होता है, सुअर के चमड़े का। तो गाय का जो है वो हिंदू के लिए वो बैर होता है ऐसे कहना, और मुसलमानों के लिए मुस्लिम के लिए ये हुआ कि उनके लिए शुगर का कहना। तो इस तरह से जितने भी सिपाही उसके अंदर में थे वो भी उसके विरोध में आ खड़े हो गए, जिसके कारण इसका नाम सिपाही विद्रोह पड़ा। बाकी और इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। जबकि ये इस विद्रोह होने के पश्चात ये विद्रोह जो है जैसे कि आप लोग या कोई भी आदमी जिसके गुलामी करते हैं उसी के प्रति सारा चीज़ कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, परंतु इस विद्रोह के पश्चात सारे के सारे उसके विद्रोही हो गए। यानी कि जो उसके साथ थे हम लोगों के इधर का भारतवासी वो सब उसके विरुद्ध हो गए उसके पद पर होते हुए भी। तो यही इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। 1857 में ही लगभग देश आज़ादी की संभावना थी बट नहीं हुआ। ठीक है ना। तो देशभक्त और राजनीतिक ये तो हो गया है, सफल रहे। वस्तुतः 1857 के विप्लव के पश्चात ही भारत में आधुनिक युग का प्रवेश हुआ और जनता में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रति नई जागृति आई। इस प्रकार निसंदेह 1857 के सिपाही विद्रोह राष्ट्रीय आंदोलन एवं जागरण का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण था। क्लियर। तो एक पॉइंट क्लियर हो चुका है। अगला पॉइंट ये भी चंपारण सत्याग्रह इंपोर्टेंट होगा। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम वर्ष में महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। इसके पूर्व गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के दुखों को दूर करने हेतु दक्षिण अफ्रीका सरकार से संघर्ष किया था। आप अपने राजनीतिक प्रवेश के काल में हुए पहले भारतीयों को समस्या समझने हेतु देश के विभिन्न भागों में गए। अपने भ्रमण के क्रम में जब वे बिहार के चंपारण में पहुंचे तो उन्हें वहां के किसानों की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन की नींव यहीं रखी। नीलों के अत्याचारों से किसानों को बचाने के लिए गांधी जी ने कर नहीं दो का आंदोलन चलाया जिसमें उन्हें कुछ सफलता भी मिली। ठीक है। तो ये इसको पॉइंट को याद रखेंगे। फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं। सिर्फ मैं पॉइंट बता रहा हूं इंपोर्टेंट, इसमें सारे पॉइंट होंगे जो कि पूछा जाता है। ठीक है ना। 4 में से 2 का आपको जवाब देना है। दांडी मार्च। तो दांडी मार्च के बारे में देखेंगे। 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। इस कमीशन ने भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए विचार किया जिसमें भारत के एक भी सदस्य को नहीं लिया गया। इसी वर्ष गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर देश के कोने कोने में नमक तैयार करने की आज्ञा दी। उस दिन से ही सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ।
जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा नमक आंदोलन के बारे में, समुद्र में जा करके और उनसे नमक मना करके ये नमक आंदोलन को तोड़े हुए थे। तो अब ये सभी जगह और कानूनी नमक बनाया जाने लगा, गैर कानूनी नमक बनाया जाने लगा। जवाहरलाल नेहरू आदि आदि अन्य अनेक नेता गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिए और उन्हें जेल जाना पड़ा। सामान्यतः आंदोलन अनुशासित था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी के दिन इतिहास में अमर है, क्योंकि उसी दिन गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने का फैसला किया। उसी दिन देश के हर छोटे बड़े शहरों में देशवासियों ने पूर्ण स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा की थी। साबरमती के सत्याग्रह आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ होकर 200 किलोमीटर चलकर समुद्र तट पर पहुंची। गुजरात के सूरत जिले में दांडी नामक गांव को इसके लिए चुना गया था, वहीं पर ये कार्य हुआ। फिर अगला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उसको देखते हैं। इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य के स्टेट में या धर्मनिरपेक्षता, ऐसे पूरा डिटेल में मैं खोजा हूँ, नहीं मिला है, परंतु इसके आधार पर आप लोग लिख सकते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान की तरफ से अपना कोई भी धर्म का नहीं होना, इसका मतलब है कि सभी धर्मों को मान्यता देना, ठीक है ना। तो उसी के आधार पर हम लोग देखते हैं संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में प्रकट करती है, क्योंकि प्रस्तावना में नागरिकों को विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। भारत की कोई भी नागरिक किसी भी धर्म का पालन व प्रचार कर सकता है, इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। इससे एक पॉइंट आएगा तो आप लोग इसको और भी बढ़ा करके लिख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा पॉइंट है तो इसको गूगल पर भी सर्च मार करके देख लेंगे, क्लियर। फिर अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग देखते हैं तो निर्वाचन आयोग से पता ही चलता होगा कि इलेक्शन कमीशन है, यानी कि निर्वाचन आयोग, यानी कि जो वोटिंग का कार्य करता है उन्हीं को कहते हैं निर्वाचन आयोग। तो उसके बारे में डिटेल देखते हैं, ताकि डिटेल में लिखना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। संविधान के प्रवर्तन के बाद 1950 में जब निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, कब किया गया? 1950 में। तब से लेकर के 16 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग के रूप में ही कार्य करता रहा, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन आयोग को व्यापक रूप देने के उद्देश्य से 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की स्थापना की गई। लेकिन 2 जनवरी 1990 को एक आदेश जारी करके निर्वाचन आयोग को फिर एक सदस्य बना दिया गया। 1991 के पूर्व निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित कोई अभी अधिनियम नहीं था, लेकिन 1991 में संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा की शर्तें अधिनियम 1991 पारित किया गया, जिसमें संशोधन करके अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि निर्वाचन आयोग 3 सदस्य होगा और निर्वाचन आयोग द्वारा कोई निर्णय बहुमत से लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है? तो संविधान के अनुसार संसद तथा राज्य विधान मंडलों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है, जिन्हें पूरा करने के लिए निर्वाचन आयोग को निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, निर्वाचन नामावली तैयार करना, राजनीतिक दलों की मान्यता देना, राजनीतिक दलों की आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव चिन्ह भी वही प्रदान करता है, निर्वाचन का संचालन करना, चुनाव रद्द करना, उपचुनाव करवाना, उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना, राष्ट्रपति का राज्यपाल को सलाह देना। तो इतने कार्य है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आप लोग लोकसभा और राज्यसभा भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ले चलता हूं। अगला जो पॉइंट है योजना आयोग। जैसा कि आपको लोगों को पता होगा परंतु आयोग अब नहीं रहा, नीति आयोग हो गया हुआ है। तो योजना आयोग एक ऐसी संस्था है जिसका संगठन सरकार के एक प्रलेख द्वारा एक परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था के रूप में हुआ है। भारत के संविधान में इस संस्था का कहीं उल्लेख नहीं है। इसके स्वरूप और संगठन में भिन्न भिन्न सरकारें द्वारा परिवर्तन किए जाते रहे। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और 5 पूर्णकालिक सदस्य मनोनीत किए गए थे। देश के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के 3 विभाग है: कार्यक्रम सलाहकार, सामान्य सचिवालय
एवं तकनीकी सचिवालय। योजना आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं: देश के भौतिक, पूंजीगत एवं मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना, इन संसाधनों के संवर्धन की संभावनाओं को पता लगाना, संसाधनों के अधिकाधिक प्रभावी एवं संतुलन उपयोग के लिए योजना तैयार करना तथा योजना के विभिन्न चरणों का निर्धारण करना। योजना आयोग प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों के आवंटन का प्रस्ताव करता है। फिर अगला जो पॉइंट है उसको देखते हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन के बारे में। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए पॉइंट। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना इसके पूर्ववर्ती गैट के उरुग्वे चक्र की लंबी वार्ता 1986 से 93 के परिणाम स्वरूप हुई। इसकी स्थापना के लिए उरुग्वे चक्र के समझौते पर मोरक्को के मार्कस और नगर में अप्रैल 1994 में गैट के सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। 1 जनवरी 1995 से इसकी विधिवत स्थापना हो गई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है तथा वर्तमान सदस्य जनसंख्या 137 है। समझ रहे? 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हो गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। इसको ध्यान में रखेंगे। WTO के कार्य संचालन के लिए एक सामान्य परिषद है जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र एक अस्थायी प्रतिनिधि होता है। इसकी बैठक सामान्यतः माह में एक बार जिनेवा मुख्यालय में होती है। WTO के कार्य संचालन के लिए अनेक समितियां हैं, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण समितियां हैं विवाद निवारण समिति तथा व्यापार नीति समीक्षा। उपयुक्त दोनों समितियों के अलावा WTO की अन्य महत्वपूर्ण समितियां हैं वस्तु व्यापार परिषद, सेवा व्यापार परिषद तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर परिषद। तो इस तरह से ये पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया? विश्व व्यापार संगठन। फिर अगला पॉइंट को देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा वैश्वीकरण, जो कि बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन का शाब्दिक अर्थ विश्वव्यापीकरण से है। भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीतियों में एक नीति अर्थव्यवस्था के ग्लोबलाइजेशन की है। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य चरणों में खुली छूट सीमा अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव करना है। इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं के आयात की खुली छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी के निवेश की छूट तथा रुपये के पूर्ण परिवर्तनीय करना इत्यादि उपायों का समावेश किया गया है। यह उपाय एक बार ही लागू किए जाने वाले उपाय नहीं है, बल्कि इन्हें विभिन्न चरणों में लागू किए जाने की बात कही गई है। तो इस तरह से आप लोगों ने वैश्वीकरण को देखा। तो ये वीडियो लेंदी हो जाएगा। अगर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं पॉइंट अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो बता देंगे। तो तक आप लोग इतने पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे जरूर, बार बार देखते हुए या पढ़ते हुए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।